फ्रेंड्स, दिस इज़ रिकी सैन और आज हम एक और पेपर लेके आए हैं जेल प्रहरी का, जो कि आपका 1 अक्टूबर 2018 को बेथर्ड में आपका शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था। इसका मैथमेटिक्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। आज आप लोग देखोगे कि किस तरीके से आपके जो व्यापम में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि देखने में तो बहुत टफ लगते हैं, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन है वो कितनी ईजी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को इस सेशन में नई नई ट्रिक्स पता चलेगी कि उन ट्रिक्स से आप मात्र 10 या 15 सेकंड में आसानी से आंसर लेके आ सकते हो। जो कि क्वेश्चन देखने में आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन जब आप उसे करोगे तो बहुत इजी और बहुत कम समय में आपको बन जाएगा वो क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। चलें देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मैथ का पहला आया हुआ था। क्या दिया है? अभाज्य गुणन की घात के गुणनफल के रूप में 486 को व्यक्त करें। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, क्या करना पड़ेगा इसमें हमें इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। किसके? 486 के। तो कैसे निकालेंगे देखें। 486 के हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखें। यहाँ पे मैं 2 से कर दूंगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 3 6। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर हम यहाँ पे 3 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर यहाँ पे 3 से कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 27, 27 3 81। फिर यहाँ 3 से करेंगे तो हमें पता है कि 27 क्या होता है? 27 होता है 3 की घात 3। और यहाँ पे कितना और आ रहा है ये देखें, 3 3 और 2। तो मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ 2, और ये घात क्या बन जाएगी? यहाँ पे 3 तो थे ही और 2 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5। तो 3 की घात 5 गुणा 2। तो देखें यार, 3 की घात 5 गुणा 2। देखिए फ्रेंड्स, ये कहीं पे आ रहा है कि नहीं? तो 3 की घात 5 गुणा 2, 2 का मतलब क्या है कि इस पर पावर कुछ नहीं, तो फ्रेंड्स अपन 1 मानते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आंसर चेक करें। आप लोग क्वेश्चन करके देखना, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, चलें क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखें क्या दिया है। दिए गए कथन को एक बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, रहमान 52 को एक संख्या p में जोड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने क्या किया कि इस तरीके से p को 52 में हमने जोड़ लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आगे? और उसके बाद योग को 8 से गुणा किया जाता है। जब योग को बोलता है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें इसमें कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ही एक योग है। और इससे क्या करेंगे हम? 8 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, करते हैं। यह गुणनफल के रूप में 628 देता है। तो क्या होगा जब इस तरीके से गुणनखंड हो जाएगा, ऐसा गुणनफल हो जाएगा, सॉरी, तो क्या होगा कि ये आपका गुणनफल क्या देगा? 628। तो ये आपका एक क्या बनेगा? बीजगणितीय समीकरण बन जाएगा फ्रेंड्स। तो देखें ये कहाँ मिल रहा है हमें? ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में, 8p + 52 = 628। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए चेक करें, 8p + 52 = 628। ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये क्वेश्चंस करके देखें, ऑटोमेटिकली आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, बस आप लोग को क्या करना है कि एक रजिस्टर लें, रजिस्टर में ये क्वेश्चंस कर करके देखें। ठीक है ना फ्रेंड्स, और देखें चेक करें कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है उस क्वेश्चंस को आप देखें कि मैं किस तरीके से हल करता हूँ, किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, और फिर उस तरीके से आप लोग उसे भी करके देखें। ताकि क्या है कि जब तक आप उसमें लिख कर नहीं देखोगे अपने हाथों से, तब तक वो क्वेश्चन आपको समस्या बना रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग करके देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या दिया है। यहाँ आपको दिया है -30, कोष्टक में है, ये कोष्टक में रख लेते हैं। उसके बाद प्लस में -30 दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड, ये है आपका 10 माइनस, और माइनस में 30 दिया तो माइनस मान लीजिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्लस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और माइनस में आपका 2 दिया है मल्टीप्लाई में, तो मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ उसे, अभी इसे कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब बोर्ड मास के नियम से हम चलेंगे तो देखें क्या होगा। जब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -30, और ये -30 इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, डिवाइड में आपका चल रहा है 10, और माइनस जो 2 का है प्लस को क्या कर देगा फ्रेंड्स? माइनस कर देगा, तो 32 या 60। ठीक है, अब क्या होगा? बोर्ड मास का नियम पहले बोलता है कि आप पहले डिवाइड करो। तो क्या करेंगे हम? 10 से 30 में डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा? -30, -3 और -60। तो जब हमने माइनस 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 तीनों ही माइनस के तो प्लस होंगे, लेकिन साइन का आएगा माइनस का आएगा। तो 60 और 30 90, और 3 कितना हो जाएगा? -93। बस फ्रेंड्स, आपका आंसर आ जाएगा -93, ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। चेक करें हम, देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बोर्ड मास के जो नियम होते हैं, ठीक है, बोर्ड मास के जो नियम होते हैं वो आपको याद रखना है। बी मतलब ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को हटाना है। उसके बाद आपका ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो कि किस तरीके से लगा होता है आपका ऑफ, मतलब वहाँ पे कुछ रहता नहीं है, वहाँ पे का करके आएगा आपको। ठीक है, और डी मतलब डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब आपको भाग देना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको गुणनफल करने वाली आएगी। उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, फिर योग, और फिर आपका
घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बोर्ड मास के नियम है, कुछ नहीं इनमें, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको कोई भी समीकरण को हल करना है, आसानी से आपका आंसर सही आ जाएगा। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 4। आज फ्रेंड्स मैं इसकी एक आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा किस तरीके से वो देख लें। हमारे जो चतुर्थांश होते हैं, हमारे जो चतुर्थांश होते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे होता है x, यहाँ पर होता है माइनस का x, यहाँ होता है आपका माइनस का y। हर बार की तरह ये है अपना y इस तरीके से बनता है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा आपका y। अब देखें फ्रेंड्स, इसमें देखने वाली बात क्या है, हमेशा x और y की जो वैल्यू आती है यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ दोनों पॉजिटिव रहती हैं। यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ होती है पहली नेगेटिव आती है, दूसरी पॉजिटिव आती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि पहले x की वैल्यू रखेंगे तो माइनस में है x इस तरफ, और y की वैल्यू रखेंगे तो y पॉजिटिव है इस तरफ। x और y की दोनों वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, क्योंकि x भी आपका कैसा है, नेगेटिव, और y भी कैसा है, नेगेटिव, ठीक है ना। और यहाँ पर आएंगे तो पहले x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है ना। ये ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखें हमें इसमें क्या दिख रहा है, हमेशा यही रहती है, पहले में दोनों पॉजिटिव रहती है, दूसरे में पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव रहती है, तीसरे में दोनों नेगेटिव रहती है, और चौथे में पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव रहती है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें देखें क्या करना है, डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, मैं इसे हटा रहा हूँ। अब देखें उन्होंने क्या दिया है, माइनस का 3 और 5 प्लस का है, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो हमने देखा था कि हमारे चतुर्थांश में पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव कब आता है, ये आता है दूसरे चतुर्थांश में। कहाँ आता है फ्रेंड्स, दूसरे वाले में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। हमें ऐसे डायरेक्ट करना है, ठीक है ना, हमें चतुर्थांश बना के नहीं देखना है, हमें ये पता होना चाहिए कि पहला वाला जो चतुर्थांश होता है उसमें दोनों पॉजिटिव आते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव। दूसरा जो चतुर्थांश होगा उसमें पहला आपका नेगेटिव आएगा और दूसरा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद जो तीसरा वाला आपका चतुर्थांश होता है उसमें दोनों नेगेटिव आते हैं, ठीक है ना। और जो आपका चौथा वाला रहेगा उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आता है। बस इतना ध्यान रखना है, ये आपको डायरेक्टली सीधा ऐसे ही करना है, आपको आंसर वहाँ पे चतुर्थांश बना के नहीं देखना है, ठीक है ना। चलिए देखें आंसर, ये देखिए फ्रेंड्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहे थे, इसकी कई सारी विधियाँ हैं करने के लिए। मैं आपको सबसे इजी विधि बताऊंगा इसकी क्या है, ठीक है। सबसे इजी मेथड जो आपको देखें क्या होगी। इन्होंने बोला है कि 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमें पता करना है। तो मतलब 4 की घात 16, देखें फ्रेंड्स 4 की घात अपन को दी है 16, इस तरीके से लिख देता हूँ, बटे 5, मतलब 5 से आपको भाग देना है। तो बताइए कि किस तरीके से आपका कौन सा आपका शेषफल क्या बचेगा। अब देखें फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से करना है। मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 16 की घात 8 बटे 5, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब क्या किया है मैंने, यहाँ से 16 के गुणनखंड किए मैंने 2 गुणा 8, और 2 4 की घात 2 होगी, तो 4 की घात अगर 2 करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया, और 8 ऐसा कैसा बच गया, मतलब क्या हुआ, मैंने इसको इस रूप में बदल लिया है। क्यों बदल लिया है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा फ्रेंड्स, देखें यहाँ पर 16 की घात 8 को मैं 8 बार यहाँ पे इसे खोलूंगा, कैसे 16 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 16, 8 बार खोल लूँगा, और उसमें से मुझे 5 से भाग देना है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक किसी 16 में भाग दे लूँगा 5 से, इस तरीके से एक किसी 5 या 16 में भाग दूंगा 5 से, तो जो भी मेरा आपका शेषफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखें 5 या 15 बचा 1, तो हमारा जो शेषफल बच रहा है फ्रेंड्स वो क्या बच रहा है आपका 1। तो बस यही आपका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से चेंज क्यों किया, उसका कारण ये है फ्रेंड्स, क्योंकि 4 में 5 से भाग नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसमें शेषफल फिर बचेगा नहीं, ठीक है ना। छोटी संख्या है तो हमें ऐसी संख्या बनानी पड़ती है जो कि आपके जो भाग देने वाली संख्या है उससे बड़ी हो, बस। और जो भी हम भाग देके देखेंगे सिर्फ एक संख्या में भाग देना है, यहाँ पर हमें इसकी घात से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ संख्या से मतलब है, ठीक है ना। तो जैसे हम भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो जो हमारा 1 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला है तो ये है आपका, ठीक है ना। एक तो ये आपका नियम है। एक और इसकी ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं। इसकी ट्रिक एक और है, ट्रिक नहीं है सॉरी, वो एक नियम से ही होता है। उस प्रमेय का नाम है द्विपद प्रमेय, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। उसके थ्रू ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो बहुत लंबी प्रोसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें आपको पूरा सूत्र याद रखना पड़ेगा, और सूत्र इतना ईजी भी नहीं है कि आप लोग याद रहे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आता है 4 की घात 16 बटे 5, तो डायरेक्टली हम कैसे करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से। इसमें किस तरीके से किया जाता है, देखें यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 5 और 4 इन दोनों में अंतर कितने का है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब 4 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1। बस ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा के देखते हैं कितना आता है, -1। तो इस पर अगर घात 16 लगा दी जाए और भाग हम 5 से दें, तो किसी भी संख्या की जो कि माइनस में 1 दिया है, इसे 16 बार हम खोलेंगे और जब देखेंगे तो माइनस से माइनस पूरा कट जाएगा, बचेगा ओनली 1।
और 1 इसमें 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा ऊपर आ रहा है वही हम क्या मान लेते हैं, इसका एक शेषफल मान लिया जाता है। बस ये एक थोड़ा सा हमारा डायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसे इस तरीके से मैंने आपको नहीं बताया, क्यों? क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। डायरेक्ट प्रोसेस है ये, ठीक है। ये आपकी बायनोमियल थ्योरम से है, हम लोग करते हैं तो इसी तरीके से डायरेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बायनोमियल थ्योरम का आंसर क्या आने वाला है हमें पता चल जाता है। तो आपको मैंने फ्रेंड्स जो पहला वाला जो ट्रिक बताया है आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। बहुत वैलिड है और बहुत ईजी आपकी वो ट्रिक है, ठीक है ना। उसी से आपको करना है आंसर। चलिए देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखें क्या बोला है इन्होंने, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवाणु को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो 40,000 गुना दिखाता है, ठीक है। यदि इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके 2 मिलीमीटर लंबाई वाले विषाणु को देखा जाता है, ठीक है ना। कितना इसकी लंबाई कितनी है विषाणु की? 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये 2 मिलीमीटर है उस माइक्रोस्कोप से अगर हम इसे देखेंगे तो ये कितना दिखेगा? ये दिखेगा 40,000 गुना। कितना दिखेगा फ्रेंड्स? 40,000 गुना, ठीक है ना। इस तरीके 40,000 गुना दिखेगा। तो उन्होंने पूछा है क्या, मैं इसे हटा रहा हूँ, उन्होंने पूछा है तो इसके वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात। तो हमारा जो विस्तारित अनुपात आया है ये कितना आया है? 2 गुणा 40,000। और इसका वास्तविक आकार क्या था, उसका अनुपात हमें देखना है। तो इसका वास्तविक आकार कितना था? 2 mm। बस फ्रेंड्स देखें, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/40,000, ठीक है। ये अनुपात बचेगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शंस में देखोगे तो ये आपको कहीं नहीं दिखेगा 1/40,000। तो क्या है कि आपको थोड़ा सा ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि कौन सा 1/40,000 बनेगा। तो देखें फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे 2.5 गुणा 10 की घात -5 है तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात नीचे कर देंगे तो 5 बार इस तरीके से मैं ओपन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 लाख, ठीक है ना। और यहाँ पे जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना बनेगा? 1 10 बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 25 से क्या करेंगे हम, कैंसिल करेंगे तो 25 चौका 100 और कितना बचा? ये यहाँ पे 4 0 बचे, 1 2 3 4, तो वही बन गया। देखिए फ्रेंड्स 1/40,000, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके आपको दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आपको ऑप्शन से जाना है, ये नहीं सोचना कि आपका आंसर गलत हो गया, आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन से भी देखना पड़ता है। चल अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है? 11p + 5q - 12r, 4pq + 3q एवं 4q - 16pq + 6p का योग ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सभी को प्लस करना है। तो देखें कैसे होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 11p + 5q - 12r। नेक्स्ट क्या है? 4pq, तो इसे प्लस करना है तो ये आ जाएगा 4pq + 3q। उसके बाद प्लस करना है, नेक्स्ट क्या है आपका? 4q माइनस का 16pq और प्लस का 6p। तो देखें फ्रेंड्स, हम पहले p वाले देखेंगे तो यहाँ पे 11p हैं और देखें और कहाँ पर p मिल रहा है? यहाँ पे 6p है। तो 11 और 6 दोनों प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 17p, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद q देखेंगे तो देखें यहाँ पे 5q हैं, यहाँ पे 3q हैं और यहाँ पे 4q हैं। सभी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 और प्लस के हैं तो ये हो जाएगा आपका 12q। उसके बाद देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 12r दिया है तो r वाला यहाँ पे कहीं नहीं है तो हम इसे ऐसे कैसे लिख लेंगे? 12r, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपका 4q यहाँ दिया है pq और 16pq यहाँ दिया है, माइनस का है, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 12pq। तो ये आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स, देखें, ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा। तो देखें 17p + 12q कहाँ मिल रहा है अपन को? 17p + 12q माइनस का 12r और माइनस में 12pq। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, 17p + 12q माइनस 12r माइनस 12pq, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 8। देखें क्या दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक गिलास में 2 मिलीलीटर दूध ऊपर उठता है। कुछ नहीं फ्रेंड्स, चीनी का टुकड़ा जो होता है वो कैसे शेप में होता है? वो एक आपके घन के शेप में होता है, इस तरीके से, ठीक है, क्यू शेप में रहता है, ठीक है ना। तो एक टुकड़ा है, ठीक है, इसके किनारे उन्होंने दी हैं कितना? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो दूध का गिलास है, ठीक है, उसमें दूध कितना उठ जाता है? 2 मिलीमीटर, ठीक है, 2 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है। उन्होंने बोला है कि हमें 6 मिलीलीटर दूध को ऊपर उठाना है, ठीक है। अब पहले तो 2 उठा है, हमें 6 तक उठाना है। तो उठाने के लिए
कितने चीनी के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो देखें फ्रेंड्स, एक चीनी से 2 mm उठ रहा है, 2 चीनी के टुकड़े लेंगे तो 4 उठेगा, 3 लेंगे तो 6 उठ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 चीनी के टुकड़े ले लें तो 6 मिलीमीटर तक आपका क्या है, दूध का गिलास में जो स्तर है वो उठ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमें 3 चीनी के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। बस कुछ नहीं था फ्रेंड्स, इसमें आंसर बस ऐसे ही आना था, इसमें कुछ था नहीं। आपको बस थोड़ी सी थ्योरी दी है, उसको समझना है और समझ के आंसर करना है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या दिया है। यदि मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 3000 ग्राम, ठीक है ना, और समूह में प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, मतलब एक मछली का वजन अगर 150 ग्राम है तो वो ये पूछ रहे हैं तो समूह में मछलियों की संख्या कितनी होगी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हम एक मछली से पूरे भार में भाग देंगे तो हमें मछलियों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखें 0 से 0 कट गया, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30 और 1 0 बचेगा, मतलब संख्या कितनी आ गई फ्रेंड्स आपकी 20, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ये देखिए फ्रेंड्स, चलें क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, ठीक है, आप लोग बने रहना। देखें क्या बोला है उन्होंने, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि ज्ञात करें या फिर क्या होगी। कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि वृत्त की परिधि निकालिए, ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, और यहाँ पे हमें r त्रिज्या कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, 7 से काट देंगे, 7 या 21, ठीक है ना। यहाँ पे 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, और 6 का 22 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, हासिल आई 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये तो कब हुआ, जब आपको सूत्र याद है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर क्या होता है कि हम डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल सकते हैं। वो निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। देखें क्या होता है कि ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपकी वृत्त की परिधि हो, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो, ठीक है, आपके शंकु का कोई भी आयतन पूछे आपसे, ठीक है, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, शंकु का हो आपका, ठीक है ना, या फिर आपका बेलन का दिया हो, ठीक है, या फिर आपका घन घनाभ, किसी का भी आपसे जब भी पूछा जाए, ठीक है, चाहे आयतन पूछे, पृष्ठीय तनाव पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो हमेशा एक बात याद रखना आपको कि हर फॉर्मूले में आपके पाई का इस्तेमाल होता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो पाई का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपका आंसर आ रहा होगा उसमें अगर हम पाई की वैल्यू देखें, यहाँ 22/7 होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आंसर हम लेके आएंगे तो उस तरफ पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 7/22। इसका मतलब जब भी आंसर आएगा तो 22 का अगर हम उसमें भाग लगा के देखें तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 22 का मतलब क्या है, अगर मैं 11 का भी भाग लगा के देखूँ उस ऑप्शन में तो हमारा पूरा पूरा भाग निकल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वही हमारा आंसर है। जिस ऑप्शन में 11 से भाग जा रहा होगा सिर्फ वही आपका आंसर होगा। बस ये आपकी एक ट्रिक है फ्रेंड्स। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे तो इन क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस में से अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो हर ऑप्शंस में 11 से भाग लगा के देख लेना। अगर 11 से भाग जिसमें लग रहा है तो वही आपका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो क्या है, यहाँ पे अगर अपन देखें ऑप्शंस में तो 132 इसमें भी 11 से भाग जा रहा है और 77 यहाँ पे भी आपका 11 से भाग जा रहा है। तो बस कुछ नहीं फ्रेंड्स, इन दोनों में से कोई एक आंसर होता है। यहाँ तो क्या है, 2 आपको ऑप्शंस दे दिए, लेकिन क्या होता है ज़्यादातर पैटर्न यही है कि इस तरह का सिर्फ एक क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा आपको, मतलब एक आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा जिसमें सिर्फ 11 से भाग जा रहा होगा। ये डायरेक्ट मेथड है फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से करके देखना है, ठीक है। अगर आपका इस तरीके से आंसर बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। जहाँ आपका 1 मिनट लगने वाला था 30 मिनट लगने वाले थे, 30 सेकंड लगने वाले थे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको मात्र 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखें। चलिए, ये ट्रिक थी, मैं आपको बताना चाहता था। चलिए देखें, आंसर चेक करें, 132 सेंटीमीटर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। 75% धन खर्च करने के बाद रितिका के पर्स में 750 रुपये शेष बचते हैं, ठीक है। ज्ञात करें कि मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी। मान लिया कि उसके पास x रुपये थे, ठीक है ना। इसका उसने 75% खर्च कर दिया और 750 रुपये बचे, मतलब 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना, बचा हमारा 25% बचा, ठीक है ना। परसेंट मतलब नीचे 100 लगा लिया मैंने, और 25% अगर मैं देखूँ तो बचने के बराबर हुआ कितना बचा है फ्रेंड्स आपको 750 रुपये, ठीक है ना। तो ये x बराबर क्या होगा, उस तरफ ये जाके पलट जाएंगे तो यहाँ से मैं यहीं से कैंसिल कर देता हूँ, 25 चौका 100 और 4 यहाँ पे भाग में है, उस तरफ कहाँ हो जाएगा, उस तरफ गुणा में चला जाएगा। तो हम 750 का 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3000, ठीक है ना। मतलब उसके पास शुरुआत में 3000 रुपये थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। चलें क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अमल को एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। मोटरसाइकिल की कीमत 92,750 रुपये है। उसके हाथ में 87,150 रुपये, मतलब 92,750 रुपये की कोई मोटरसाइकिल बिक रही है, ठीक है ना। और 87,150 रुपये उसके पास है, 87,150 रुपये उसके पास है। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए, मतलब कितने रुपए कम है उसके पास, तो हम देख लेते हैं।
यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ पे 12 में से आपके 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ 9 से 8 हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 5600 रुपये। मतलब उसके पास कितने रुपये की कमी है, 5600 रुपये की कमी है। इतने रुपये और हों तो वो आसानी से आपका जो मोटरसाइकिल है वो खरीद सकता है। तो 5600 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं था, आपको माइनस करना था। चलें क्वेश्चन नंबर 13 देखें। एक छात्र 9:40 बजे अपने विद्यालय को जाता है और शाम 4:15 बजे घर वापस आता है। यदि आने जाने में आधा घंटा लगता है तो विद्यालय में उसके द्वारा बताए गए समय का निर्धारण करें। तो देखिए फ्रेंड्स, 9:40 पे वो जाता है अपने स्कूल, ठीक है, विद्यालय जाता है और 4:15 पे वापस आता है, ठीक है ना। तो 4:15 का मतलब क्या है, मैं इसे कैसे लिखूंगा, इसे 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखेंगे। 4:15 का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 16 घंटे 15 मिनट, ठीक है ना। और ज़्यादा कितने हैं, 9 घंटे 40 मिनट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9 घंटे 40 मिनट, ठीक है ना। बस इसे माइनस करके देख लेंगे। अब यहाँ 15 में से 40 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 मिनट उस तरफ ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 75 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 15 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 6, मतलब 6 घंटे 35 मिनट उसको लगते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि आपका जो आने जाने का समय है उसे आधा घंटा लगता है, मतलब 30 मिनट लगते हैं। तो 6 घंटा 35 मिनट में से हम 30 मिनट को घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 घंटे, ये इस तरीके से लिख रहा हूँ, 6 घंटे 5 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि उसने विद्यालय में समय आपका बताया, ठीक है ना। तो 6 घंटे 5 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लें आंसर, ये देखिए फ्रेंड्स, देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। एक 3 अंकों वाली संख्या में, देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा, पहले आपको एक तरीका बता दूं कैसे करना है। इस तरीके से 3 अंकों वाली संख्या है तो क्या बोला है, दहाई का अंक, तो ये होता है इकाई, दहाई सैकड़ा। तो दहाई का अंक किसकी बात चल रही है, ठीक है ना। सैकड़े के अंक का 3 गुना है, मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा 3x, ठीक है ना। तथा इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। तो सैकड़ा है आपका x, तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4x, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप क्या बोला है, इसके अलावा सभी अंकों का योग दिया है उन्होंने 16, मतलब इन सभी को जोड़ो कितना आता है 16, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उन्होंने संख्या पूछी कि संख्या बताएं, तो सीधी सी बात है हम फ्रेंड्स ऑप्शन से ही करके देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कि सैकड़े का 3 गुना आपका दहाई का अंक आ रहा है कि नहीं, तो देखें 2 का 3 गुना 6 होता है, ठीक है, यही हमें आंसर मिल गया। देखें फ्रेंड्स 268, बाकी 6 का 3 गुना 2 नहीं होता, 2 का 3 गुना 8 नहीं होता और 8 का 3 गुना आपका 2 नहीं होता। तो ये मतलब ये 3 तो ऑप्शन आपके कट गए, बचा कौन सा 268, सीधा आंसर यहीं से आता है फ्रेंड्स। चाहते तो हम इसे और तरीके से कर लेते, आपके जो एक्स आपके बने थे उनको प्लस करते, बराबर में 16 आता और जो भी आपका एक्स के गुणा में आता उसका भाग 16 में लगा देते तो हमारा एक्स का मान आ जाता और तीनों अंकों में हम एक्स का मान रखते तो हमें संख्या पता चल जाती, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन से पता चल गया, ये और अच्छी बात है फ्रेंड्स, अपना समय बचना चाहिए, ठीक है ना, लिमिटेड टाइम है वहाँ पे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 15, ये देखें फ्रेंड्स क्या दिया है इन्होंने, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण की प्रणाली kx + 3y = 26 और 21k प्लस कोष्टक k + 2 कोष्टक 1y = 71 + k के असीमित कई हल हों। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए हैं। इस तरह के जो समीकरण होते हैं इनमें 3 कंडीशन बनती हैं। पहली बनती है आपकी कौन सी, अद्वितीय हल की। दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनती है, अनंत हल की। यहाँ आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब भी हमें बोला जाता है असीमित हल के लिए तो हम पीछे के आपके दो ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आगे के दो ले सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें हम आगे के दो लेके चलते हैं तो क्या क्या आंसर आएगा, देखें जरा, यहाँ आ जाएगा a1/a2। तो a1 मतलब x के गुणांक में जो है, तो पहले वाले में देखें x के गुणांक में क्या है कि a2, मतलब जो दूसरा वाला समीकरण है उसके x के गुणांक में क्या आ रहा है 21 बराबर में b1/b2, मतलब y के गुणांक में क्या आ रहा है 3 और यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में y के गुणांक में क्या है k + 2, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k का k + 2 से गुणा होगा तो यहाँ बनेगा k² + 2k बराबर में 21 × 63, ठीक है ना। ये समीकरण बन जाएगा k² + 2k - का 63 = 0, ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो ये आपका एक समीकरण बना, ठीक है। तो ये क्या है आपका समीकरण है, इसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सॉल्व बता देता हूँ किस तरीके से होना है। इसे हटा रहा हूँ तो यहाँ आएगा के स्क्वायर प्लस 2k माइनस का 63 इक्वल में 0। तो देखें फ्रेंड्स, हमें 2k के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका गुणा करने पर आपका 63 आ जाए और माइनस से प्लस करने पे वापस 2k बन जाए। तो हमारे यहाँ पे दो गुणनखंड होंगे, कौन से, एक आएगा प्लस का 9 और एक आएगा माइनस का 7, ठीक है ना। तो ये हमारे गुणनखंड होंगे। लेकिन जब हम एक्चुअली में इसके आंसर लेके आएंगे, k का मान आएगा तो k के मान इसके बिल्कुल विपरीत आते हैं। क्या, ये जो प्लस की संख्या है वो माइनस में आंसर आता है और जो माइनस का है वो सीधा प्लस में आता है। ये मैंने डायरेक्ट किया है फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण आपको हल करना आना चाहिए, ठीक है। तो k के मान दो आते हैं, एक माइनस का 9 और एक 7, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ दिए हैं। माइनस का 9 कहीं पर दिया नहीं है फ्रेंड्स, तो आपका जो 7 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को द्विघात समीकरण हल करना आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर द्विघात समीकरण आपको हल करना नहीं आता तो आपको श्रीधराचार्य विधि भी याद होगी, उसी से आप उसका गुणनखंड निकाल सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखें संख्या बहुत बड़ी है फ्रेंड्स, तो मैं इसे अंकों में पढ़ रहा हूँ। 32, 34, 31, 0641 का वर्गमूल ज्ञात करें। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, इतना बड़ा संख्या कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैंने इसे अंकों में पढ़ दिया, कोई बात नहीं। चलिए उन्होंने पूछा है कि वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जो ऑप्शंस में दिए हैं, ऑप्शंस में जो भी दिए हैं इनका जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा यही वाला आना चाहिए, और इसमें जो पीछे जो इकाई अंक आ रहा है आपका 1, ये बनना चाहिए। तो इसका मतलब देखें 7, यहाँ पे पहला वाला देखें, पहले वाले का इकाई अंक है 1, अगर इसका हम करें वर्ग तो क्या आएगा आपका 1 आपका इकाई अंक बन जाएगा, ठीक है। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 मतलब 9 आएगा, 9 आपका क्या आएगा, यहाँ पे इकाई अंक नहीं बनेगा, ये तो हट जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें 9, ठीक है ना, तो 9 का 9 नाम 81, यहाँ पे 1 बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, यहाँ पे 1 बनेगा। तो देखें कि ये संख्या कितनी है, ये 2000 के पास में, ठीक है ना फ्रेंड्स, 2000 के पास में। तो डायरेक्टली अगर 2000 का हम वर्ग भी निकालें, ठीक है ना, अगर 2000 का वर्ग भी निकालें तो कितना आएगा, देख 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये इसका वर्ग आएगा जो कि इस संख्या से बहुत छोटा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको कैंसिल करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो 4 वाला दिया है 3 संख्या है यहाँ पे, तो 3 का 9 हमें नहीं चाहिए, हमें इकाई अंक 1 चाहिए, जो कि या तो आपका थर्ड वाले ऑप्शन से आ रहा था या फिर आपका फर्स्ट वाले से आ रहा था। थर्ड वाला हमने करके देख लिया, हमारा ये आंसर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें कौन सा चाहिए, ये आएगा आपका 56,871, ठीक है, 56,871 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से भी करना आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए देखें 56,771। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है बोला है फ्रेंड्स, याद रखो। तो 373 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना फ्रेंड्स, कौन से की है, 7 की। 7 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, 7 7 49 और 49 7 343, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड दिया है आपको 27,000। 27,000 फ्रेंड्स कौन सी संख्या का आपका घन होता है, सॉरी घन, हाँ घन होता है, ये होता है 30 का, ठीक है ना। 3 3 का 9 और 9 3 27, तो क्या बनेगा आपका 27,000 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। उसके बाद आता है आपका 80,000। तो 80,000 किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि 8 तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 4 जीरो दिए, हमें अगर यहाँ पे 6 जीरो दिए होते तो हमारा आंसर बन जाता। तो मतलब 80,000 जो एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, संख्या जैसी दी है हमें वैसे ही इसका सीधा आंसर करना है। देखें 7 गुणा 10 की घात 4, इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 7 10 की घात 4 मतलब 4 जीरो लगेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसमें गुणा कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। उसके बाद 6 की घात 6 गुणा 10 की घात 3, तो यहाँ आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 3 है, तो यहाँ 3 जीरो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 5 गुणा 10 की घात 3 मतलब यहाँ पे कितना बनेगा, 5 गुणा 10 की घात 3 है, तो 3 जीरो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद दिया है 10 की घात 1 और 4 दिया है, ठीक है। तो 4 10 की घात 1 मतलब 10 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, 4 से 10 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दिया है 5 गुणा 10 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 हो फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, कोई भी संख्या हो, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 दी है तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पे 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे प्लस में 3 है, तो 5 3 हो जाएगा, सीधा 8 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। बस क्या बोला है कि इनका हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम जैसे ही प्लस करेंगे तो देखें कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कितना 8, ये 4, ये 0, ये 5 और 6 11 की यहाँ से लाई 1 और 7 और 1 8, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 81048, तो देखें 81048 अपना आ रहा है, तो हम मैं से हटा रहा हूँ, देखें फ्रेंड्स क्या आएगा 81048। देखें फ्रेंड्स
अब क्या होगा, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, गुणा 10 की घात 4, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पे 10 की घात 4 मैंने जोड़ा है, तो ये क्या होगा कि पीछे संख्या हम 4 तक क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा 4 संख्या बाद, तो 8.1048 गुणा 10 की घात 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखें आंसर, 8.1048 गुणा 10 की घात 4, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन ईजी है, कुछ नहीं है। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 19, क्या दिया हुआ है, 4 की घात 2x बराबर में 1/128। देखें फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसे, यहाँ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि इसे मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे आ जाएगा 4x, मतलब 2 की घात कितना हो गया 4x, क्योंकि जब 2 का हम क्या करेंगे, 2 को 2 की घात लिखेंगे तो 2 दूनी 4, जो 2x है उसका गुणा 2 से हो जाएगा, 4x बन जाएगा। और इसे हम लिख रहे हैं किस तरीके से, यहाँ मैं लिखूँगा 128, और एक जो घात बनेगी इसकी, क्यों क्या बनेगी, माइनस का बन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें यहाँ पर 2 की घात 4x है, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसे भी हमें 128 को 2 की घात में बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना होता है कि जब आप इसका गुणनखंड निकालोगे तो 2 2 2 से ये क्या होगा, कटता चला जाएगा, और 2 कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की घात माइनस का 7, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मतलब 2 की घात माइनस का 7 अगर 7 बार से गुणा करेंगे खोल के तो 128 ही आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं इसे हटा रहा हूँ, देखें तो घात कितनी है, देखें फ्रेंड्स मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 2 की घात 4x बराबर 2 की घात माइनस का 7। एक नियम होता है फ्रेंड्स कि अगर अपने आधार समान हो तो घातें भी समान होती हैं, भले वो देखने में ना हो, तो हम इन्हें समान कर देते हैं। 4x बराबर का माइनस का 7, x को मैं यहीं रोक लूँगा तो क्या बनेगा, माइनस का 7/4, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 7/4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखें आंसर, माइनस के 7/4, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 20, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखें क्या दिया है, यदि माइनस का a/b कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है, गुणा c/d बराबर 1 हो, ठीक है ना, तो c/d का मान निकालें। तो c/d का जब हम मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखें c/d बराबर, ये माइनस का a/b है उस तरफ पलट जाएगा तो माइनस के b/a बनेगा, मतलब c/d की जो मान आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा आपका माइनस में b/a। तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको माइनस के b/a तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ एक दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 कि माइनस का a/b का व्युत्क्रम, मतलब माइनस के a/b का व्युत्क्रम कितना होता है, a/b का होगा b/a, मतलब यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, ज़्यादातर ऑप्शंस में वो थोड़ा सा घुमा के ऑप्शंस लिखते हैं ताकि आपको ढूंढने में परेशानी हो, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस और ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है कि आपका जो आंसर आ रहा है वही आंसर आपको मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिलता है आपको आंसर में तो फ्रेंड्स कोशिश करें कि जो ऑप्शंस दिए हैं उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपको आपके आंसर के बराबर देखना पड़ता है कि आपके आंसर के बराबर है या नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपने कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे जो कि क्या है, इस तरीके के बने हुए हैं, ठीक है, जैसे 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आज के जो 20 आपके क्वेश्चन थे गणित के वो आप अपने सॉल्व करके देखें। इसमें मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक भी बताई, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो कि आपको आगे आने वाले पेपर में जो कि 2020 में होने वाला है, ठीक है, उसमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये जो आपका पेपर है, ठीक है ना, जो कि जेल पहले में हम गणित कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस जो PEB हैं वो हर एग्जाम में डालती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से इसे ना लें कि जो जेल प्रहरी के बच्चे हैं वही इस वीडियो को देखें या फिर वही इस तरह के सवालों को क्वेश्चंस को हल करें। ये जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो सभी के लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, सभी इनको देख सकते हैं, करके देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं PEB में हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आज हम विदा लेते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय।